Goal, nation's leading institute. Hello everyone, myself Saurabh Kumar, Chemistry Faculty Goal Institute. I am going to discuss organic chemistry part of AITS Major Test 5th. क्वेश्चन नंबर 94, जिसमें आपको कहा यह जा रहा है, ये स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है साइक्लोहेक्सानॉन, इसको कन्वर्ट करना है ये प्रोडक्ट में. ओके, तो इसमें 4 रिएजेंट आपको दिए हुए हैं, A, B, C, D 4 रिएजेंट है. तो इस रिएजेंट का क्या सीक्वेंस होना चाहिए ये आपको पूछा जा रहा है कि ये वाले स्ट्रक्चर को हम कन्वर्ट कर सकें ये वाले स्ट्रक्चर में. ओके, तो सीक्वेंस देखना है. तो देखो, सबसे पहले ये तो आपको पता चल रहा होगा कि सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे ए यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तभी जाकर के हम कीटोन को कन्वर्ट कर सकते हैं टर्सरी एल्कोहल में. ओके, क्योंकि आप समझ करके देखो खुद, KMnO4 कोल्ड और डाइल्यूट है, तो KMnO4 के द्वारा वो भी कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन में कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है. कीटोन का ऑक्सीडेशन करने के लिए विग्रस कंडीशन मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड वेरी वेरी हाई टेम्परेचर रहता है, तब जाकर के ऑक्सीडेशन करता है KMnO4. तो कोल्ड कंडीशन में KMnO4 इस कीटोन का कुछ नहीं कर सकता है, ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता है. चाहे CrO3 है, वो भी CrO3 कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता है, या फिर H+ हीट है, नहीं कर सकता है कुछ इसका. ओके, तो सबसे पहले आपको ये पता चलना चाहिए कि ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वही कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा टर्सरी एल्कोहल. आते हैं सीक्वेंस को हम लोग पहले फॉलो करते हैं, ठीक है, और सीक्वेंस को एक बार हम लोग पकड़ लेंगे तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा. देखो, तो ये आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा कि सबसे पहले क्या करना चाहिए. सबसे पहले हम लोग इस कीटोन का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करेंगे, CH3 MgBr. ओके, और आपको पता है ये ब्रेक होगा Mg+ और CH3-, मैग्नीशियम मेटल है उस पे प्लस चार्ज आएगा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करोगे तुम लोग, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करने के बाद स्टूडेंट ऐसा होगा O- और इसमें CH3 MgBr+ ऐसा होगा, और फर्दर ऑब्लिक देख करके H+ दिया हुआ है. तो जैसे इसका तुम एसिडिफिकेशन अब करते हो, तो एसिडिफिकेशन करने के बाद ये फॉर्मेशन करेगा टर्सरी एल्कोहल, करेगा ना. तो जैसे आपको यहां पे दिख रहा है कि कीटोन है, इसको कन्वर्ट करना है टर्सरी एल्कोहल में, मतलब ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबसे पहले यूज होगा. ये बन गया हम लोगों को ऐसा स्ट्रक्चर. फर्दर क्या करो आप लोग, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा स्ट्रक्चर सिर्फ नहीं चाहिए, यहां बगल में C+O को भी लाना है. तो बगल में C+O को लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले H+ और हीट. H+ कहां से आया, सल्फ्यूरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड से. ओके, तो H+ आया होगा किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से, चाहे हो सकता है सल्फ्यूरिक एसिड, चाहे हो सकता है फॉस्फोरिक एसिड. वो एसिड के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे तो डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन करके एल्कीन का फॉर्मेशन कर दो, H2O निकाल दो. तो OH- यहां से निकाल देता हूं और H+ यहां बगल में से निकाल देता हूं, और सेटजेप्स रूल के अकॉर्डिंग आपको मेजर प्रोडक्ट बना देना चाहिए. तो सेटजेप्स रूल के अकॉर्डिंग हमने बना दिया मेजर प्रोडक्ट एल्कीन, ऐसा हो गया. तो सबसे पहले इस्तेमाल जो हुआ वो A इस्तेमाल हुआ, और फिर इस्तेमाल जो हुआ H+ और हीट, वो इस्तेमाल हुआ है D. ये D वाला H+ और हीट बना दिया एल्कीन. और एल्कीन का रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ाई जरूर किया होगा स्टूडेंट, पोटासियम परमैंगनेट KMnO4 इन कोल्ड कंडीशन, नहीं H2O और बेसिक मीडियम जिसको हम लोग कहते हैं बेयर्स रिएजेंट. तो बेयर्स रिएजेंट के प्रेजेंस में आप करते हो इसका ऑक्सीडेशन कोल्ड कंडीशन में. ओके, तो क्या होगा, सिन हाइड्रोक्सिलेशन होता है. सिन हाइड्रोक्सिलेशन कहने का मतलब यह हुआ कि जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिया हुआ है ना, उस पे एक एक OH का एडिशन होगा सेम साइड से. तो जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिया हुआ है उसी कार्बन के पाई बॉन्ड को हटा दो आप, ठीक है, और पाई बॉन्ड को हटा करके एक एक OH का एडिशन कर दो सेम साइड से. सिन हाइड्रोक्सिलेशन होता है यहां पे. ओके, तो सिन हाइड्रोक्सिलेशन करके विशनल डायोल का फॉर्मेशन करता है. तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ए वाला लिया, ए वाले से रिएक्शन कराया कीटोन का, फॉर्मेशन कर दिया टर्सरी एल्कोहल. उस टर्सरी एल्कोहल का एसिडिक मीडियम में यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में हीट कर दिया, डिहाइड्रेशन होकर के एल्कीन बना, सेटजेप्स रूल के अकॉर्डिंग बना दिया मेजर प्रोडक्ट. फिर उसका हम लोगों ने बेयर्स रिएजेंट के साथ यानी कि जो दिया हुआ है कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, ये वाला B, उसके साथ बना दिया विशनल डायोल. और विशनल डायोल का अब यहां पे मान लो CrO3 के द्वारा हम लोग करते हैं ऑक्सीडेशन. तो CrO3 एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि प्राइमरी एल्कोहल या सेकेंडरी एल्कोहल को तो ऑक्सीडाइज कर सकता है, बट टर्सरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है. तो टर्सरी एल्कोहल का आपने ऑक्सीडेशन नहीं देखा होगा, क्योंकि जिस कार्बन पे OH है
वहां पे कम से कम एक हाइड्रोजन एटम होना जरूरी है, तब उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, सेकेंडरी का होता है, लेकिन टर्सरी का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जहां पे तुमको दिया हुआ है स्टूडेंट OH, क्या वहां कोई H है क्या? नहीं, ऑलरेडी यहां पे 4 बॉन्ड दिया हुआ है। लेकिन इसमें तुम देखोगे यह है सेकेंडरी एल्कोहल, तो सेकेंडरी एल्कोहल में जिस कार्बन पे OH है वहां पर एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए, जो कि है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो सेकेंडरी एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो कीटोन का फॉर्मेशन करता है, तो ये मिथाइल और OH अपनी जगह पे रहेगा और सेकेंडरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज करके कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, टर्सरी एल्कोहल का अगर आप बहुत हाई टेम्परेचर पे जाकर के हीट वगैरह करते हो तो वहां पर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, डिहाइड्रेशन होकर के एल्कीन बन सकता है। ठीक है, लेकिन यहां पर सेकेंडरी एल्कोहल जो दिया हुआ है तो एक H+ निकलता है, तो H+ निकलता है 2 इलेक्ट्रॉन दे करके, एक निकलता है H- 2 इलेक्ट्रॉन ले करके, तो H+ H- H2 बन के बाहर और बन जाएगा C डबल बॉन्ड O। इस तरीके से आपको यह स्ट्रक्चर आ गया। यानी कि सबसे पहले तो हम लोगों को यूज करना है A, उसके बाद D, उसके बाद इस्तेमाल करना है B, सबसे लास्ट में इस्तेमाल करना है C। इस सीक्वेंस को आप फॉलो करके देखो, ऐसे रिएक्शन होता है। पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फिर हो गया डिहाइड्रेशन जो कि यहां पर होना चाहिए E1 पाथवे, और उसके बाद केमनोफोर के द्वारा सिन हाइड्रोक्सिलेशन बेयर्स रिएजेंट के प्रेजेंस में विशनल डायोल बनता है CrO3 के साथ। सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके कीटोन बनेगा, टर्सरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? A, D, B एंड C। 94 का आंसर थर्ड आ जाएगा। देख लो, आप अच्छे से इसको देखो और सीखने की कोशिश करो स्टूडेंट आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। 94 के बाद आते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। क्वेश्चन को पहले पढ़ो अच्छे से, और जितने भी आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल, उसका स्ट्रक्चर बनाना आपको आना चाहिए। स्ट्रक्चर बना लोगे तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या कह रहा है? द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज। तो बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहने का मतलब हुआ स्टूडेंट SN2 हुआ। और आप लोग ये भी जानते हो कि रेट ऑफ SN2 जो होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एस्टेरिक हिंड्रेंस के। नहीं, तो एस्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि SN2 रिएक्शन होता है ट्रांजिशन स्टेट से, इसमें किसी प्रकार का कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, और एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना, दूसरे तरफ से लिविंग ग्रुप का निकलना साइमल्टेनियसली होता है। तो जितना छोटा यहां पर रहेगा एटम या ग्रुप सबस्ट्रेट के साथ, स्टेरिक क्राउडिंग जितना कम होगा सबस्ट्रेट के पास, तो न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन ज्यादा होगा सबस्ट्रेट के साथ और रिपल्सन कम होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। आपको देखना होगा क्या क्या स्ट्रक्चर दिया हुआ है, दिस दैट, यहां पे सारे स्ट्रक्चर दिया हुआ है। जहां तक मुझे दिख रहा है एक है 1 ब्रोमोब्यूटेन, देखो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन और 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो ये जो है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, इसमें ब्रांचिंग है। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन ब्रांचिंग है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन में ब्रांचिंग नहीं है, और 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन में तो और सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है। तो ब्रांचिंग जैसे से बढ़ता है, तो ब्रांचिंग बढ़ने से क्राउडिंग बढ़ेगा, और क्राउडिंग अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ SN2 घटेगा। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा रेट ऑफ SN2 यहां पर होगा 1 ब्रोमोब्यूटेन में, जहां कि यहां पर आपको क्राउडिंग नहीं होगा क्योंकि ब्रांचिंग नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में बनाना चाहता हूं 1 ब्रोमोब्यूटेन। आप कहोगे कि सर जी आपने कैसे एक बार में देख के बता दिया, क्योंकि यहां पे ब्रांचिंग नहीं है ना, सीधा सीधा लिखा है ना 1 ब्रोमोब्यूटेन, और सब में देखो ब्रांचिंग है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल और 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल, सब में ब्रांचिंग है। तो ब्रांचिंग बढ़ने से रेट ऑफ SN2 घट जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें तो सबसे ज्यादा तो हो गया 1 ब्रोमो ब्यूटेन, उसके बाद हो जाएगा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तुम कहोगे सर जी आपने कैसे बता दिया, बता रहा हूं कैसे होगा, कैसे होगा तुमको भी दिखेगा। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ऐसा होगा, देख लो। तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन ये होगा स्ट्रक्चर, उसके बाद होगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, तुमको भी पता चल जाएगा देख करके। अगली बार से ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन डायरेक्ट है, हेलो एल्केन में आपको एक्सरसाइज में दिया हुआ है। तो ये हो गया स्टूडेंट 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, और सबसे कम रिएक्टिव जो होगा रेट ऑफ SN2 वो होगा 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। देख लो स्ट्रक्चर 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, तुम ही खुद देख करके बताओ रेट ऑफ SN2 ऐसा होगा कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसमें देखो जहां ब्रोमीन है
उसके बगल वाले कार्बन को देखो, वहां 2 हाइड्रोजन, उसके बगल में भी 2 हाइड्रोजन, उसके बगल में 3 हाइड्रोजन। क्या कहीं पे कोई क्राउडिंग लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं है। सेकंड वाले में देखो 1 पे ब्रोमीन है, बिल्कुल सही। सेकंड पे यहां पर ब्रांचिंग नहीं है, थर्ड पे ब्रांचिंग है। और इसमें देखो जरा, जहां ब्रोमीन है फर्स्ट कार्बन पे, उसके बगल में ही क्राउडिंग हो गया, बगल में ही मिथाइल हो गया। थोड़ा क्राउडिंग बढ़ा ना, थोड़ा क्राउडिंग बढ़ा इसके रिस्पेक्ट में, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल के रिस्पेक्ट में, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल के रिस्पेक्ट में यहां ज्यादा क्राउडिंग हो गया, क्योंकि जहां पे ब्रोमीन निकल रहा है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे मिथाइल है, तो क्राउडिंग बढ़ गया। स्टैटिक हिंड्रेंस यहां पे ज्यादा होगा, क्योंकि जहां से ब्रोमीन निकलता है उसी कार्बन पे बैक साइड से साइमल्टेनियसली आता है न्यूक्लियोफाइल, तो यहां थोड़ा क्राउडिंग बढ़ा। और यहां पे जहां से ब्रोमीन निकलेगा उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा दूर है मिथाइल, लेकिन इसमें देखो जहां से ब्रोमीन निकल रहा है उसके बगल वाले कार्बन पे 2-2 मिथाइल है, तो क्राउडिंग यहां पे और ज्यादा है। तो जितना ज्यादा क्राउडिंग बढ़ेगा, स्टैटिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, यानी कि रेट ऑफ SN2 वहां पर डिक्रीज करेगा। अरे बात क्लियर हुआ? आपको देखना है कि पहले ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। आप जानते हो कि रेट ऑफ SN2 जो होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये सब में जानते हो आप लोग, लेकिन 1 डिग्री सब में कॉमन है। तब देखा जाता है 1 डिग्री के बगल में क्या है, तो यहां पर आपको ऐसे भी सॉल्व कर लेना चाहिए, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये सब में कॉमन हो गया। तब देखा जाता है बगल वाले कार्बन का डिग्री, तो बगल वाला कार्बन यहां पे 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, लेकिन ये क्या है, ये है 3 डिग्री, और ये क्या है 4 डिग्री। तो यहां पे तो सबसे ज्यादा क्राउडिंग है, तो सबसे कम यहां पे रेट ऑफ SN2 होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्राउडिंग है यहां पर, सबसे ज्यादा बगल में 1 डिग्री के बगल में 4 डिग्री है, ज्यादा क्राउडिंग है, सबसे कम। लेकिन अब देखो यहां भी 1 डिग्री के बगल में 2 डिग्री, यहां भी 1 डिग्री के बगल में 2 डिग्री। तब देखा जाता है और बगल वाले का डिग्री, जब तक डिफरेंस ना आ जाए तब तक डिग्री कंपेयर करते रहो। यहां पे क्या मिलता है 2 डिग्री, और यहां क्या मिलता है 3 डिग्री। और रेट ऑफ SN2 ज्यादा किसका होता है, 2 डिग्री का ज्यादा होता है 3 डिग्री से। तो कंपेयर करते चलो, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा 1 ब्रोमोब्यूटेन, उसके बाद 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि यहां क्राउडिंग बढ़ा 3 डिग्री है, और यहां बगल में ही ज्यादा क्लोज हो गया 3 डिग्री, और सबसे ज्यादा क्राउडिंग यहां है। इसके अकॉर्डिंग तुम देखो ऑप्शन कौन सा सही है। 97 का थर्ड हो जाएगा 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहने का मतलब हुआ स्टूडेंट SN2, a rate of SN2 inversely proportional static hindrance and directly proportional attraction between substrate and nucleophile। हो गया, बना लिया आप लोगों ने। ओके, आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हम लोगों का 100 नंबर क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान है। जो कह रहा है सीक्वेंस में चलो आप, सबसे पहले SOCl2 के साथ रिएक्शन करने की बात कर रहा है। थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन किसका होगा, एल्कोहल का होगा, और नहीं तो क्या। तो एल्कोहल का सबसे पहले यहां पर हम लोग क्या करते हैं, OH को रिप्लेस करते हैं क्लोरीन से। ओके, तो ये CH2C डबल बॉन्ड CH एंड CH2 एंड CH, एल्कीन का तो कुछ नहीं होगा, जो भी होगा एल्कोहल का होगा। तो OH को रिप्लेस करेगा क्लोरीन, और इसमें आ जाएगा CH3। हो गया, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, बीच में CH2। अच्छा, एक कार्बन मैंने छोड़ दिया है, कार्बन देखना इसमें घटना बढ़ना नहीं चाहिए। बीच में CH2 2 बार है, तो CH2, और फिर यहां पे CH के साथ क्लोरीन हो गया, और फिर इसमें एक CH3 हो गया। ठीक है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 CHCl CH3। ओके, ये सबसे पहले हम लोगों ने बना दिया X। किसका X, आप लोगों का X। अब इसमें क्या होगा, ओजोलाइसिस। तो ओजोलाइसिस करोगे यानी O3 जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये क्या करेगा, ओजोलाइसिस किसका होता है, तो ओजोलाइसिस होता है या तो एल्कीन का, नहीं तो एल्काइन का। तो ये जो एल्कीन है इसका कर दो ओजोलाइसिस। अब दोनों साइड एक एक ऑक्सीजन यहां पे डालना होता है। मैंने आपको पिछले भी क्लास में बताया था, जब इसका सॉल्यूशन बता रहा था, पिछले जो AITS का टेस्ट आपको हुआ था, उसमें भी कहा था कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को पूरी तरह से क्लीवेज कर दो जब भी ओजोलाइसिस होता है जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और एक एक ऑक्सीजन को रख दो। तो ये तो सबसे पहले बाहर हो गया, इससे मुझे मतलब ही नहीं है, इससे मतलब है ही नहीं। हमको आंसर में लाना है C5H9, तो ये जो 6 नंबर कार्बन है उसको बाहर ही हो गया। अब यहां पर क्या बचा, H C डबल बॉन्ड O। देखो H C डबल बॉन्ड O, उसके बाद क्या बचा CH2, फिर एक और CH2, और फिर हो गया CHCl एंड CH3। सीक्वेंस देखते चलना, बड़े आराम से समझ जाओगे। तो ये हमको कोई मतलब ही नहीं है, ये तो बाहर हो गया, पहले हटा दो इसको, ये हमको आंसर में लाना ही नहीं, क्योंकि यहां पे ओवरऑल 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, लेकिन Y लाना है हमको C5H9 लाना है, इसलिए 1 2 3 4 5 ऐसा हो गया।
और इसके बाद इसका रिडक्शन भी करना है। तो ये हो गया हम लोगों को Y, और Y का फॉर्मूला देखो तो C5H9ClO है कि नहीं, तो 1 2 3 4 5 है कार्बन, हाइड्रोजन कितना होना चाहिए 9, तो 3 1 4 2 6 2 8 1 9 हो गया। एक हो गया Cl, तो Cl है, एक हो गया ऑक्सीजन, वो भी है, बिल्कुल यहां पे आ गया C5H9ClO आ गया। इसके बाद इसका क्या करना है स्टूडेंट, रिडक्शन करना है किसके द्वारा, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा कर दो रिडक्शन। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा तुम जब रिडक्शन इसका कर दोगे तो वही यहां पर एल्डिहाइड का कर देगा रिडक्शन, और जब इसमें एल्डिहाइड का रिडक्शन करेगा तो एल्डिहाइड का रिडक्शन करने के बाद ये बदल देगा एल्कोहल में। तो एल्कोहल में बदल देगा तो ये हो जाएगा OHCH2, इसको बदल दो, और फिर इसमें CH2 और फिर CH2 एंड CH एंड Cl एंड CH3। देखो सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होता है ना, वो इस एल्काइल क्लोराइड का भी रिडक्शन करता है, तुमको मिलता होगा, लेकिन बहुत पुअर यील्ड होता है। तो बहुत पुअर यील्ड होता है सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड के केस में, तो इग्नोर करके चलते हैं प्राइमरी सेकेंडरी के केस में। जनरली हम लोग सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा जो एल्केन बनाते हैं वो टर्सरी के लिए ज्यादा बढ़िया रहता है, और यहां पर सेकेंडरी और प्राइमरी के केस में जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को, इसलिए इसको यहां पर इग्नोर किया गया है ऑप्शन में। और इसमें देखो तो ऑप्शन कौन आ रहा है, OH CH2 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 CH Cl एंड CH3। 100 का आंसर भी यहां पर थर्ड होगा, लगातार थर्ड आ रहा है। इस तरीके से हमने रिडक्शन कर दिया, सोडियम बोरोहाइड्राइड एल्डिहाइड का रिडक्शन करके प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे सोडियम बोरोहाइड्राइड एल्काइल हैलाइड का भी रिडक्शन करता है और उसको एल्केन में कन्वर्ट करता है। इसको Cl को रिप्लेस करके यहां पे आ जाएगा H, ओके होता है, लेकिन प्राइमरी के केस में तो बिल्कुल निग्लेजेबल होता है, वहां तो यूज करते ही नहीं है। सेकेंडरी में भी करता है लेकिन बहुत ही पुअर यील्ड होता है, ठीक है, इसलिए उसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं। टर्सरी के लिए ज्यादा बेहतर होता है, अगर एल्काइल हैलाइड टर्सरी है तो सोडियम बोरोहाइड्राइड ज्यादा बेहतर रहता है, ठीक है, इसलिए क्लोरीन को यहां पे छोड़ दिया क्योंकि नेग्लेजिबल करता है, तो इसको इग्नोर करके चलते हैं। ज्यादातर हमको यहां पर क्लोरीन ही रह जाता है। इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा, क्योंकि कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दे रहा है जहां पर कि आपको ये एल्कोहल बना करके यहां पे CH2 बना करके, ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है। तो दिया है क्या, नहीं, क्लोरीन का पोजीशन यहाँ पे 1 2 3 कर दिया, जबकि सेकंड पोजीशन होना चाहिए। यहाँ पे देखो ना, क्लोरीन का पोजीशन 1 2 3 कर दिया है, जबकि ये सेकंड पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे OH सेकंड पे था, तो OH सेकंड पे था, तो सेकंड पे क्लोरीन रहना चाहिए, इसलिए 4 ऑप्शन भी नहीं होगा। और सेकंड तो होगा ही नहीं, क्योंकि कार्बन ही घटा दिया, ये गया काम से, और यहाँ पर ये OH का पोजिशन यहाँ ला दिया है, वो भी गलत है। आंसर इसका हो जाएगा 100 का 3। समझ में आ गया, आसान क्वेश्चन था ना। 100 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 101। ये क्या है, इसमें आपको कह रहा है कि द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फ्लोइंग एज कैसे तुम लोग निकालोगे। देखो स्टूडेंट, एक तुमको दिया हुआ है एसिटिक एसिड, ओके, तो स्ट्रक्चर पहले तुम लोगों को बना लेना चाहिए, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद देखो इसका कुछ कुछ कॉन्सेप्ट तुमको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में, आपको जहां एरो दे करके बताया है पीके का वैल्यू के आधार पर एसिडिक स्ट्रेंथ, वहां पे आपको मिल जाएगा। और नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एक CH2Cl और फिर C डबल बॉन्ड O एंड OH, ये हो गया थर्ड, और फिर एक फॉर्मिक एसिड है, ओके, तो HC डबल बॉन्ड OOH, ये हो गया 4। अगर मैं बातें करूं इसके एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो सबसे पहले मिथाइल क्या शो करता है, +I, और ये भी वैसे भी शो करेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो -I ही शो करता है। अब क्लोरीन जो है सो -I शो करता है, लेकिन क्लोरीन का जो -I का मैग्नीट्यूड होता है sp2 कार्बन यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ज्यादा होता है क्लोरीन का -I, ठीक है। और ये भी आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होते हैं -I - M, इनवर्सली प्रोपोर्शनल +I + M, और याद रखना है कि क्लोरीन का -I का मैग्नीट्यूड इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ज्यादा होता है, जिसके कारण सबसे ज्यादा एसिडिक यहां पर आपको होना चाहिए थर्ड। क्या होगा, थर्ड यहां पे सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, ओके, ऐसा होगा। लेकिन थर्ड के बाद यहां पर जो मुझे लग रहा है अब वो हो जाएगा 4, फॉर्मिक एसिड, क्योंकि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इसके साथ +M भी शो करता है, ठीक है, तो +M शो करने के कारण थोड़ा एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाता है। अगर आप एनसीईआरटी में कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर जाकर के पढ़ो तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में तुमको दिखेगा कि फॉर्मिक एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है ना स्टूडेंट, वो बेंजोइक एसिड से ज्यादा होता है, और रीजन वही होता है कि फॉर्मिक एसिड में कोई +M शो करने वाला नहीं है।
लेकिन ये बेंजोइक एसिड में ये फिनाइल अपना प्लस एम शो करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में जाना, जहां एरो दे करके आपको दिया हुआ है सीक्वेंस में, तो उसमें फॉर्मिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ तुमको बेंजोइक एसिड से ज्यादा मिलेगा। वही कारण यहां भी है कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्लस एम शो करके इसके साथ सी डबल बॉन्ड ओ के साथ एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाने का काम करता है। इसलिए तुम लोग कहोगे ये जो आपको दिया हुआ है प्रोपिनोइक एसिड, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो जाएगा, ज्यादा होगा फॉर्मिक एसिड का, उसके बाद होगा यहां पे सेकेंड का, क्योंकि यहां sp2 कार्बन के साथ अटैच्ड है और यहां sp3 के साथ अटैच्ड है। तो sp2 कार्बन के साथ अटैच्ड अगर कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है, sp2 कार्बन के साथ अटैच्ड अगर कोई होता है, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है sp3 कार्बन के रिस्पेक्ट में। और अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप sp कार्बन के साथ अटैच्ड होता है तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा कंपेयर टू sp2, और सबसे कम एसिडिक हो जाएगा जब कार्बोक्सिलिक एसिड sp3 के साथ अटैच्ड होता है। तो सेकंड एंड फर्स्ट में सेकंड होगा मोर एसिडिक। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें बेंजोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड में ज्यादा एसिडिक फॉर्मिक एसिड, उसी प्रकार से ये प्रोपिनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड में फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। ओके, तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? CH2Cl फॉर्मिक एसिड और ये प्रोपिनोइक एसिड, उसके बाद एसिटिक एसिड। तो 101 का भी आंसर थर्ड हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 106 द ईज ऑफ एस्टरिफिकेशन ऑफ द फ्लोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड विथ मिथेनॉलेज। सुनो होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो एस्टरिफिकेशन का मतलब, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दिया हुआ है और इस कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाना होता है एल्कोहल के साथ, और ये रिएक्शन एसिड कैटलाइज्ड होता है, एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, और मैकेनिज्म का नाम होता है स्टूडेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड से OH- निकलता है और एल्कोहल से H+ निकलता है, फॉर्मेशन करता है ईस्टर, और इस प्रोसेस को हम लोग एस्टरिफिकेशन कहते हैं। ओके, और इस रिएक्शन में ये एल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। तो यही न्यूक्लियोफाइल पहले आकर के ऐड होता है और इलिमिनेट होता है वाटर मॉलिक्यूल। अब यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड जितना छोटा होगा उतने आसानी से इस न्यूक्लियोफाइल का यहां पर एडिशन होगा। मैकेनिज्म का नाम क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इलिमिनेशन, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन थ्रू द टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, या फिर सीधा सीधा इसको कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ओवरऑल तुम लोग जानते हो कि पहले होता है न्यूक्लियोफाइल का एडिशन, फिर होता है वाटर का एलिमिनेशन। और जैसा कि तुम लोग पढ़े हो, पहले भी टेस्ट में आपको आ चुका है कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। तो तुमको देखना पड़ेगा एस्टरिफिकेशन के केस में स्टेरिक हिंड्रेंस कहां पे कम है। जितना छोटा साइज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का और जितना छोटा साइज होगा एल्कोहल का, रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन उतना ही ज्यादा होता है। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं एक लाइन में, तो रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन जो होते हैं स्टूडेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस के। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो सबसे फास्टेस्ट कहां होगा? X, उसके बाद Y, उसके बाद Z, सबसे कम W में, क्योंकि W वाले में क्राउडिंग सबसे ज्यादा है, उसके बाद सबसे कम क्राउडिंग X में है। तो 106 का आंसर यहां पर 1 हो जाएगा। X के बाद Z तो गलत है, सेकंड ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि थोड़ा क्राउडिंग ज्यादा है Z में। X के बाद W भी नहीं होगा, क्राउडिंग सबसे ज्यादा है। उसके बाद X के बाद W कह रहा है, ये भी गलत है। इसका मतलब फर्स्ट होगा X के बाद Y, क्योंकि 2 कार्बन है, इसके बाद यहाँ 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, क्राउडिंग बढ़ते जा रहा है। तो 106 का आंसर 1। जब भी आपको एस्टरिफिकेशन का रेट पूछे तो रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेरिक हिंड्रेंस का होता है। ठीक है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इलिमिनेशन होता है, ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 106 के बाद 111। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग अंडरगो HBZ रिएक्शन। कितना आसान है, बना सकते हैं इसको। अल्फा H देखा जाता है कि कोई भी ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दिया हुआ रहता है जिसके पास एटलीस्ट 1 अल्फा H हो, और अगर इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं X2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, यही करते हैं ना, जहां X2 की जगह पे या तो हमको Cl2 लेना है स्टूडेंट, नहीं तो Br2 लेना है, यही होता है। एटलीस्ट 1 अल्फा H अगर उसके पास है तो अल्फा H को हम लोग रिप्लेस करते हैं हेलोजन क्लोरीन और ब्रोमीन से, इसका नाम होता है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा होता है। अब तुम सोचो खुद, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या हुआ?
तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड ये हो गया बेंजोइक एसिड, अल्फा एच है ही नहीं। मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड कहने का मतलब हो गया फॉर्मिक एसिड, इसमें भी अल्फा एच नहीं है, नहीं होगा। 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड, तो 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड में अल्फा एच एक है, तो जिसमें जिस कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच्ड है उसको अल्फा कहा जाता है। तो अगर जिस कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके ऊपर एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम है तो यहां पर HBZ रिएक्शन होगा। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपानोइक एसिड, तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपानोइक एसिड ये हो गया। और इस 2,2 डाइमिथाइल प्रोपानोइक एसिड में देखो तो कोई अल्फा एच है क्या? बिल्कुल यहां पे अल्फा एच है ही नहीं, नहीं है। इसका मतलब 111 का आंसर यहां पे आपको थर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड यानी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्फा एच 0, फॉर्मिक एसिड में नहीं होगा। 2 मिथाइल प्रोपानोइक में एक अल्फा एच है, इसको रिप्लेस करके क्लोरीन ब्रोमीन आ सकता है, HBZ रिएक्शन होगा, और इसमें भी होगा ही नहीं। तो आपको बस यही देखना था कि जिस कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है उस sp3 कार्बन पे क्या एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम है, तो वहां पर HBZ रिएक्शन आराम से हो सकता है। क्लियर हो गया? आगे चलता हूं। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एज एल्काइल साइनाइड। तो अगर एल्काइल साइनाइड की बातें करो तो एल्काइल साइनाइड एक ऐसा यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है जिसका हो सकता है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, और कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन जब होते हैं स्टूडेंट तो फॉर्मेशन करते हैं प्राइमरी एमीन। तो जहां कहीं भी अगर आपको साइनाइड का हाइड्रोजनेशन करने की बात करें, 2H कार्बन से 2H नाइट्रोजन से ऐड करके प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट कर दो, तो ए का आंसर यहां पर हो जाएगा सबसे पहले 4। आते हैं बी की बात करते हैं। तो बी में पिक्रिक एसिड कह रहा है। देखो फेरिक क्लोराइड जहां कहीं भी दिया हुआ रहे ना, फेरिक क्लोराइड FeCl3 के साथ कौन देता है? फिनॉल या फिनॉल डेरिवेटिव्स टेस्ट देता है। तो जहां कहीं अगर OH कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हो, वो सारे के सारे कंपाउंड FeCl3 के साथ टेस्ट पॉजिटिव देता है। तो FeCl3 के साथ टेस्ट पॉजिटिव पिक्रिक एसिड बिल्कुल देगा, चाहे पिक्रिक एसिड हो, चाहे फिनॉल हो, चाहे ऑर्थोक्रिसॉल हो, चाहे मेटाक्रिसॉल हो, चाहे पाराक्रिसॉल हो, इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिया हुआ रहता है। और या फिर आपको इस तरीके से दिया हुआ OH एंड मिथाइल रहता है, कुछ भी रहे, अगर बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड OH एक या एक से ज्यादा है तो ये FeCl3 के साथ टेस्ट पॉजिटिव देता है। तो ब्लड रेड कलर या वॉयलेट कलर इस प्रकार का आपको कलर दे सकता है, वो डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल अलग अलग कलर आ सकता है। तो वो कलर कुछ भी रहे उसको माइंड नहीं करना है। मेन आपको न्यूट्रल FeCl3 के साथ टेस्ट पूछे तो फिनॉल या फिनॉल से बना हुआ जितने भी कंपाउंड होते हैं वो FeCl3 के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है। कलर में भी डिफरेंट, वहां पे वॉयलेट होता है जैसे फिनॉल के केस में, या अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग वहां पे कलर आ सकता है, रेड आ सकता है, ग्रीन आ सकता है, ब्लू आ सकता है। तो वो अलग अलग स्ट्रक्चर के आधार पे डिपेंड करता है। लेकिन FeCl3 के साथ जब भी टेस्ट पूछे तो फिनॉल या फिनॉल के साथ बना हुआ जो भी कंपाउंड होगा उसका होगा। तो बी का हो जाएगा 1। अब सी में आते हैं। सी में फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है जो फेलिंग टेस्ट और टॉलेंट टेस्ट दोनों पॉजिटिव देता है। तो अगर आपको यहां पर पूछा जाए कि क्या फॉर्मिक एसिड टॉलेंट टेस्ट फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव देता है, तो कहोगे यस। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड के जैसा ही है, एल्डिहाइड के जैसा C डबल बॉन्ड O के साथ H है ना। तो एसिटिक एसिड नहीं देता है लेकिन फॉर्मिक एसिड देता है, क्योंकि एसिटिक एसिड की बात करूं तो एसिटिक एसिड में तुम देखोगे तो C डबल बॉन्ड O के साथ मिथाइल है, और जब C डबल बॉन्ड O के साथ यहां मिथाइल है, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड को अगर डिस्टिंग्विश करना होगा तो हम टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो याद रखना फॉर्मिक एसिड टॉलेंट टेस्ट फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव देता है, यानी कि ये ऑक्सीडाइज होता है फेलिंग्स रिएजेंट और टॉलेंस रिएजेंट के द्वारा। तो ये जो फॉर्मिक एसिड कह रहा है रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, सही है, ये हो जाएगा सेकेंड। और मैं डी की बातें करूं अब, पाराटोलिडिन। पाराटोलिडिन कहने का मतलब हुआ पारा पोजीशन पर ये एक रहेगा NH2, इसके रिस्पेक्ट में पारा पे मिथाइल, ये कार्बाइल एमीन टेस्ट पॉजिटिव देगा। कार्बाइल एमीन टेस्ट कौन देता है? प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन देता है कार्बाइल एमीन टेस्ट। तो ये पाराटोलिडिन 1 डिग्री एमीन है, तो पाराटोलिडिन इसी को कहते हैं। तो याद रखना, तो ये कार्बाइल एमीन टेस्ट देगा, तो डी का थर्ड हो जाएगा। तो मैच करो कैसा हो रहा है क्या? एल्काइल साइनाइड ए का 4, 2 ऑप्शन में सेकेंड एंड थर्ड में, बी का 1 एक ही ऑप्शन आ रहा है। 114 का आंसर भी यहां पर थर्ड आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? अच्छे से बस आपको ध्यान रखना ये होगा कि जहां कहीं भी आपको दिया हुआ है
इस प्रकार से फिनॉल और फिनॉल से बने हुए कंपाउंड, मतलब वहां पर FeCl3 के साथ टेस्ट होगा। प्राइमरी एमीन है तो कार्बाइल टेस्ट होगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड में एक फॉर्मिक एसिड ऐसा होता है जो यहाँ पे टॉलेंट टेस्ट देता है, ठीक है, और एसिटिक एसिड या फिर और कोई दूसरा नहीं देता है। ऐसे आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 117, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट कन्वर्जन ड्यूरिंग एसिडिक हाइड्रोलिसिस फ्रॉम द फॉलोइंग एज। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। स्टार्च गिव्स ग्लूकोज, बिल्कुल सही है, क्योंकि स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज का बना होता है। तो जानते हो कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वहां पर बनता है, एक होता है एमाइलोज, एक होता है एमाइलोपेक्टिन। तो एमाइलोज में अल्फा 1,4 लिंकेज होता है, और एमाइलोपेक्टिन में 1,4 का चेन होता है, 1,6 का वहां पे ब्रांचिंग रहता है। तो स्टार्च का जब करोगे हाइड्रोलिसिस तो ग्लूकोज मिलेगा, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज का बना होता है स्टार्च। केन शुगर जो हो गया तुमको सुक्रोज, गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, बिल्कुल सही कह रहा है। तो सुक्रोज का जब करते हैं हाइड्रोलिसिस तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज आता है, उसी को हम लोग केन शुगर कहते हैं, बिल्कुल सही है। एमाइलोज गिव्स ग्लूकोज, एमाइलोज किसका कंपोनेंट है? तो वही हो गया ना, स्टार्च का ही। स्टार्च का ही दो कंपोनेंट, एक एमाइलोज एक एमाइलोपेक्टिन, तो दोनों यहां पर हो गया स्टार्च का कंपोनेंट, तो ग्लूकोज का ही बना होता है स्टार्च, तो ये सही है। लेकिन लैक्टोज में कह रहा है कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये तो गलत है ना, ये गलत है, क्योंकि वहां पर ग्लूकोज के साथ ग्लैक्टोज आता है, ग्लैक्टोज आता है, तो यही गलत है। जबकि आपको क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो इनकरेक्ट यही है, लैक्टोज गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। नो 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 नो, लैक्टोज का जब तुम करोगे हाइड्रोलिसिस तो ग्लूकोज के साथ यहां पर ग्लैक्टोज मिलेगा, फ्रक्टोज मिलता है सुक्रोज से, ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसलिए आपको 170 का आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 120, ये तो बहुत ही आसान है। 17 के बाद 20 आते हैं, जिसमें कह रहा है द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन हेक्सा 1, 3 डाइन 5 आइन इज रिस्पेक्टिवली। कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर? पहले स्ट्रक्चर बनाना सीखो। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बना दिया। एक है 1 पे 1, 2, एक है 3 पे डाइन, 1, 2, 3, 4, 5 पे आइन, ऐसा कर दिया। फिर बैलेंस कर दो, यहां पे होगा 2 हाइड्रोजन तो 4 बॉन्ड हो जाएगा, यहां पे होगा 1 हाइड्रोजन, 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 बात खत्म। इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गया इसके केस में सिग्मा। और पाई कितना हो जाएगा? 4, 1, 2, 2, 4। इसका इतना आसान तो क्वेश्चन है, ये सब आप लोगों ने जरूर बनाया होगा, सभी लोग बनाया होगा। तो 120 का आंसर 3rd। लेकिन इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं नीट एग्जाम में, तो लोग ध्यान रखना, ये मत समझना कि इतना आसान है तो ये सब नहीं आ सकता है। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्ट्रक्चर बस आपको बनाने के लिए आना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं 121, अच्छा क्वेश्चन है। ए में कह रहा है कि 1 फिनाइल इथानॉन, देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। अरे 1 फिनाइल इथानॉन कहने का मतलब ये हो गया एसीटोफेनॉन, नहीं तो उसके बाद एक है इथिनाइल बेंजीन, ये हो गया ए, और बी में है इथिनाइल बेंजीन। तो इथिनाइल बेंजीन कहने का मतलब CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा, और दोनों का KMnO4 के साथ यहां पर ऑक्सीडेशन है। हीट करो तो कीटोन का जब हम लोग करते हैं हीट, हाई टेम्परेचर पे यहां पे जब हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या होता है, सोचो खुद। ये C डबल बॉन्ड O के साथ, रिंग के साथ तो कंजुगेटेड है, ये रिंग के साथ तो बॉन्ड टूटेगा नहीं क्योंकि इधर कंजुगेटेड है। तो डबल सिंगल डबल, यहां पे होगा रेजोनेंस, रेजोनेंस होने के कारण होता है पार्शियल डबल बॉन्ड। तो ये बॉन्ड किधर से टूटेगा? ये बॉन्ड इधर से टूटेगा। तो कीटोन का जब ऑक्सीडेशन होता है स्टूडेंट, तो C डबल बॉन्ड O के बगल वाला जो कार्बन होता है उसके बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है, लेकिन ये बॉन्ड राइट साइड से ब्रेक होगा, लेफ्ट साइड से ब्रेक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इधर कंजुगेशन में है, रेजोनेंस में जा रहा है, इधर से बॉन्ड ब्रेक होगा। और ब्रेक होने के बाद क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये जो एक कार्बन है मिथाइल वाला, वो भी ऑक्सीडेशन करके कन्वर्ट हो जाता है फॉर्मिक एसिड में, और फर्दर CO2 प्लस वाटर में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। और यहां पे तो आपको पता है KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करोगे इसका क्लीवेज होगा, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, तो वो ऑक्सीडाइज करके बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ 2 हाइड्रोजन है
तो वो बनाता है CO2 प्लस वाटर। यहां भी आगे CO2 प्लस वाटर बनता है विगरस कंडीशन में, ठीक है। लेकिन यहां पर आप देखो, एक है हाइड्रोजन तो बदलता है कार्बोक्सिलिक एसिड, दो है हाइड्रोजन तो CO2 प्लस वाटर, और अगर एक भी नहीं रहता है हाइड्रोजन तो वहां पर कीटोन बन जाता है, ठीक है। ऐसा कोई ऑप्शन है जहां पे दोनों बेंजोइक एसिड हो, तो फॉर द गिवन रिएक्शन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इज X इज बेंजोइक एसिड एंड Y इज 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। गलत, दोनों में होगा बेंजोइक एसिड। X इज बेंजोइक एसिड एंड Y इज सैलिसाइलिक एसिड। गलत, सैलिसाइलिक एसिड नहीं होगा। X इज बेंजोइक एसिड, Y इज बेंजीन, अरे यार, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड कहो चाहे बेंजोइक एसिड कहो, दोनों एक ही कंपाउंड का नाम है। इसी को हम लोग बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं, उसी को बेंजोइक एसिड भी कहते हैं। इसका भी आंसर थर्ड हो जाएगा। X इज बेंजोइक एसिड एंड Y इज थाइलिक एसिड, ये तो गलत ही कह रहा है। तो चाहे बेंजोइक एसिड कहो चाहे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड कहो, ये सही है। अब दोनों सेम चीज है, यहां पर ब्रेक करेंगे, ये पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, ये CO2 प्लस वाटर या फॉर्मिक एसिड, इधर से ब्रेक करेंगे, ये एक H है कार्बोक्सिलिक एसिड, दो H है तो CO2 प्लस वाटर। ऐसे तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। 121 के बाद 123, सोडियम एसीटेट ऑन कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस गिव इथेन। देखते हैं यहां पर क्या होता है। तो सोडियम एसीटेट का मतलब क्या हुआ, सोडियम एसीटेट का कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस। ऐसा देखो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको स्टूडेंट दे, आपको ना 2 मॉलिक्यूल वाटर लेना है। जो यहां पर सोडियम कार्बोक्सिलेट देता है, चाहे एसीटेट चाहे प्रोपानोएड चाहे ब्यूटानोएड, जो भी देता है, इसका 2 मॉलिक्यूल आपको लेना है, ठीक है। और कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस करना है अगर, तो शॉर्टकट तरीका बताता हूं, मैकेनिज्म तो है ही, लेकिन शॉर्टकट तरीका क्या करना है कि C डबल बॉन्ड O के साथ जो भी अटैच्ड है उसके साथ होमोलाइसिस करना है। यहां पर होता है एक्चुअल में रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसका होमोलाइसिस करना है, और होमोलाइसिस करके एक इलेक्ट्रॉन जो भी अटैच्ड है कार्बन उसके ऊपर रखना है। C डबल बॉन्ड O के साथ जो भी कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन रखना है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर रखना है और एक इलेक्ट्रॉन ये लेकर के CO2 बना देता है। तो दो यहां पर जो फॉर्मेशन करेगा ना वो मिथाइल रेडिकल, और साथ में ये सब CO2 वगैरह बाहर हो जाता है। और ये कांड होता कहां पर है, एनोड के ऊपर होता है। और यही जो 2 मिथाइल बना है रेडिकल के रूप में, वही मिथाइल रेडिकल और मिथाइल रेडिकल आपस में कपलिंग करते हैं, और आपस में कपलिंग करने के बाद इथेन का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ध्यान देना, यहां पर जो भी आपको दिया हुआ रहता है C डबल बॉन्ड O के साथ, उसी के ऊपर रेडिकल इंटरमीडिएट बना करके आपस में कपलिंग करा दो। तो मिथाइल था तो बन गया इथेन, अगर होता इथाइल यहां पर CH2CH3 तो ब्यूटेन बन जाता, अगर होता प्रोपाइल CH2CH2CH3 तो बन जाता नॉर्मल हेक्सेन। जितने कार्बन का ये एल्काइल होगा उसके डबल कार्बन एल्केन बन जाएगा। अब उसके बाद तुम सोचो ये बनता कहां पे है, ये सब बनता है एनोड के ऊपर, ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो यही असर्शन में कह रहा है सोडियम एसीटेट ऑन कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस गिव्स इथेन, बिल्कुल करेक्ट है। और रीजन में कह रहा है कि इथेन इज ऑब्टेन्ड एट एनोड भाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। वो तो ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा यहां पर होता है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहां पर नहीं लग रहा है, ठीक है ना। इसका आंसर यहां पर होगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये सेकंड ऑप्शन जाना चाहिए। ये तो सिर्फ ये कह रहा है कि एनोड पे बनता है और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। अगर यहां पे हमको लिख देता कि मिथाइल रेडिकल आपस में कपलिंग करके बनाता है इथेन, तो यहां पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता था। लेकिन इसके केस में आपको कह रहा है कि इथेन बनता है एनोड पे, ठीक है बनता है, और भाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, यहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा इसमें बन जाता है। तो ये रीजन भी सही है, एसेसन भी सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 123 के बाद 125। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस गिव आइसोप्रोपाइल बेंजीन एज द मेजर प्रोडक्ट। आइसोप्रोपाइल बेंजीन कहते हैं हम लोग क्यूमीन को। तो देखो ये वाला तो तुम लोग जरूर जानते होंगे। इसको ए वाले में अगर तुम देखो तो इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल ऐसा बनेगा CH2CH2Cl और AlCl3, ऐसा होगा ना। ये CH3 CH2 CH2Cl है ना, और इसके बाद इसमें CH3 CH2 एंड CH2 प्लस एंड AlCl3 सॉरी AlCl4 माइनस, ये बाहर हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट ये 1 डिग्री कार्बोकटायन है, तो तुम लोगों को इसमें करना पड़ेगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, और एक हाइड्रोजन यहां से यहां लाओ, तब जाकर के फॉर्मेशन कर देगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और यही आइसोप्रोपाइल कार्बोकटायन, और यही आइसोप्रोपाइल कार्बोकटायन
मोर स्टेबल कार्बोकटायन है जो कि अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर, और बेंजीन के ऊपर अटैक करता है जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है मोर स्टेबल, वही बनाता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये शॉर्टकट तरीका मैंने बताया। तो पहले यहां पर क्लोरीन हटाओ, AlCl4 माइनस बना करके बाहर 1 डिग्री कार्बोकटायन बना, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करो और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करके बना दो 2 डिग्री कार्बोकटायन। वही 2 डिग्री कार्बोकटायन मोर स्टेबल होता है जो कि इस रिएक्शन में काम करता है इलेक्ट्रोफाइल का, बेंजीन के ऊपर अटैक करके आइसोप्रोपाइल बेंजीन या फिर क्यूमीन का फॉर्मेशन करेगा। ये समझ गया, ए वाला सही है। उसके बाद देखो सेम टू सेम तुम काम कर सकते हो बी वाले में। बी वाले में क्या करना है, बी वाले को सोचो, इसमें दिया हुआ है प्रोपेन, ठीक है स्टूडेंट। तो जो प्रोपेन तुमको दिया हुआ है वो H+ के प्रेजेंस में क्या करेगा, सबसे पहले H+ एक इलेक्ट्रोफाइल है, वो एल्कीन का जो पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड, उसके पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन को पिक करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन को पिक करके वहां जाएगा जहां H का संख्या ज्यादा है, तो नीचे बन जाएगा कार्बोकटायन। तो ये पाई बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा H+, और H+ वहां जाएगा जहां H का संख्या ज्यादा है, तो कार्बोकटायन यहां बनेगा मोर स्टेबल, और यही मोर स्टेबल कार्बोकटायन फिर से एक बार बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा, और जो मोर स्टेबल कार्बोकटायन है वही कार्बन ऐड करना है, तो CH+ ऐड होगा, CH3 अपनी जगह पे है, यही आइसोप्रोपाइल बेंजीन का फॉर्मेशन कर देगा। ऐसा हो सकता है, तो ये भी बना सकता है। तो ए वाला कैसे बना वो मैकेनिज्म देखा तुमने, बी वाला कैसा बना वो देखा तुमने, सी वाला देखो, सी वाला क्या है, इसमें ना ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है और सल्फ्यूरिक एसिड है, लेकिन हीट नहीं है, हीट नहीं है तो डिहाइड्रेशन नहीं करवाना है, ठीक है। अब इसके मतलब डिहाइड्रेशन करके एल्कीन नहीं बनाना है, सिर्फ कार्बोकटायन बना करके रिएक्शन को रोकना है। इस प्रकार के जब भी रिएक्शन दे कि बेंजीन का रिएक्शन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सबसे पहले अल्कोहल का लोन पेयर H+ को पिक करेगा, और H+ को पिक करने के बाद स्टूडेंट ये कन्वर्ट हो जाएगा OH2+ में, क्योंकि ऑक्सीजन का बन गया 3 बॉन्ड, नहीं तो ऑक्सीजन का जब 3 बॉन्ड बन गया तो वो अनस्टेबल कंडीशन होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो पहले ये होता है, और फिर इसमें से डायरेक्ट वाटर को निकाल दो, और वाटर को निकालने के बाद इसमें फॉर्मेशन करते हैं आइसोप्रोपाइल कार्बोकटायन, ठीक है। और यही आइसोप्रोपाइल कार्बोकटायन फिर से बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा, और बेंजीन के ऊपर अटैक करने के बाद फिर से यहां पर आइसोप्रोपाइल बेंजीन यानी कि क्यूमीन का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। ऐसे तुम लोग इस रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हो, कैसे यहां पर होता है समझ में आ गया। और ये तो आसान है, लास्ट वाला तो तुम लोग समझ ही सकते हो। ये डी वाला जो तुमको दिया हुआ है, फिर से एक बार CH and Cl and CH3, इसका रिएक्शन AlCl3 के साथ कराओ, तो AlCl3 Cl- को निकालेगा स्टूडेंट। तो जहां क्लोरीन है वहीं पे बन गया सेकेंडरी कार्बोकटायन, और वो सेकेंडरी कार्बोकटायन मोर स्टेबल है। बात समझ में आया क्या। और यही बेंजीन के साथ फिर से अटैक करेगा, बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा आइसोप्रोपाइल कार्बोकटायन, और आइसोप्रोपाइल कार्बोकटायन के अटैक करने के बाद आइसोप्रोपाइल बेंजीन डायरेक्ट बना देंगे हम लोग, ठीक है। तो यहां पर मेन कंफ्यूजन होता है, और यहां कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को। बाद बाकी ए और डी तो पढ़ा हुआ रहता है क्लासरूम में फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में। तो यहां पर क्या करना था, H+ को ऐड करके H2O+ निकाल करके बनाना था कार्बोकटायन। यहां पर H+ वहां जाएगा जहां H का संख्या ज्यादा है, बीच में बनाना है कार्बोकटायन सेकेंडरी और अटैक करा देना है। बात करते हैं, यानी कि 125 का आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। देख लो 125 का 4 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट चलता हूं क्वेश्चन की तरफ। 126 डाइवल H मतलब डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ओके, कैन बी यूज टू कैरी आउट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन। किसके लिए होता है, अरे ईस्टर से एल्डिहाइड बनता है, और नहीं तो क्या। इसका आंसर साफ साफ दिख रहा है कि फर्स्ट होगा, क्योंकि तुमने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, तुम लोगों को एक रिएक्शन दिया होगा, जरूर तुमने पढ़ा होगा, ये ऐसा कि CH3 एंड CH2 होल 9 C डबल बॉन्ड O एंड O एंड C2H5 देखना तुम्हारे एनसीईआरटी में होगा। और इसका अगर हम लोग DiBaLH जिसके नाम के लास्ट में हाइड्राइड हो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड या फिर डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, वो रिएक्शन में क्या देता है H-, वही H- इसमें ऐड करो, इसमें से इसको बाहर करो। ये फॉर्मेशन क्या करता है, जब भी किसी ईस्टर का रिएक्शन तुमको ऐसे
डाइवल H के साथ रहता है तो C डबल बॉन्ड O के साथ H ऐड कर दो, यही एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो ईस्टर से एल्डिहाइड तुम बना सकते हो, चाहे नाइट्राइल से एल्डिहाइड बना सकते हो, तो नाइट्राइल से एल्डिहाइड या ईस्टर से एल्डिहाइड। बाद में कि कार्बोक्सिलिक एसिड से ईस्टर बनाने के लिए तो इसका इस्तेमाल करते नहीं है। 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन तो ये सब बनता नहीं है, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं। तो 126 का आंसर फर्स्ट होगा। याद रखना, डाइवल H का इस्तेमाल हम लोग 2 जगह जनरली करते हैं जो आपको सिलेबस में पढ़ना है। एक तो ईस्टर से बनाना है एल्डिहाइड, एक नाइट्राइल CN से साइनाइड से बनाना है एल्डिहाइड, 2 जगह इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना। और आगे चलते हैं हम लोग 126 के बाद 128। इसमें आपको कहता है द करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एज। ध्यान रखना 2 बात इसमें, जब भी तुमसे पूछा जाए रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं स्टूडेंट एस्टेरिक हिंड्रेंस के। ठीक है, एक तो ये कहना तुम लोग एस्टेरिक हिंड्रेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दूसरा कहते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I -M और इनवर्सली प्रोपोर्शनल +I +M। और इन जनरल आपसे पूछा जाए कि एल्डिहाइड और कीटोन में रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा किसका होता है, तुम कहोगे एल्डिहाइड का। कैसे? तो देखो, अगर तुमको इन जनरल एक बताऊं जिससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और इसी से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे ज्यादा होता है फॉर्मल्डिहाइड का, उसके बाद कोई भी अदर एलिफैटिक एल्डिहाइड, आर की जगह पे कुछ भी मिथाइल इथाइल हो सकता है, उसके बाद होते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी कि बेंजल्डिहाइड, उसके बाद होते हैं एलिफैटिक कीटोन। ठीक है, और उसके बाद होते हैं मिक्स कीटोन, C डबल बॉन्ड O के साथ कोई भी R की जगह पे रख लो, और सबसे कम रिएक्टिव होते हैं एरोमेटिक कीटोन। जब दोनों साइड फिनाइल दिया हुआ है तो देख सकते हो क्राउडिंग बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब यह है एल्डिहाइड का रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा होता है कीटोन से। ठीक है, क्योंकि यहां क्राउडिंग कम है, कम से कम एक साइड यहां पे हाइड्रोजन है ना, कीटोन में दोनों साइड एल्काइल होता है, दोनों साइड कार्बन होता है, तो क्राउडिंग वहां पर ज्यादा हो गया कीटोन केस में। और जब कीटोन के केस में क्राउडिंग ज्यादा हो गया तो वहां पे रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन घट जाता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में जब भी कंपेयर करने के लिए कहे स्टूडेंट, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड का ज्यादा होता है कीटोन से। ठीक है, अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। एक दिया हुआ है बेंजल्डिहाइड, एक एसीटोफेनॉन, एक पारा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, एक पारा टॉलल्डिहाइड। ये तो साफ साफ मुझे दिख रहा है कि सबसे ज्यादा रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहां पे सबसे ज्यादा पारा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड का होगा, क्योंकि पारा पोजीशन पर NO2 का कौन सा इफेक्ट लगेगा, -M लगेगा ना। और उसके बाद अब हो जाएगा बेंजल्डिहाइड का, और बेंजल्डिहाइड के बाद हो जाएगा पारा टॉलल्डिहाइड। टॉलल्डिहाइड कहने का मतलब हो गया पारा पोजीशन पर रहेगा मिथाइल, और सबसे कम रिएक्टिव एसीटोफेनॉन होगा, क्योंकि एसीटोफेनॉन में कीटोन है ना, C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड क्राउडिंग है, एक साइड मिथाइल है एक साइड फिनाइल है, तो -M बढ़ाता है, +I और हाइपर कंजुगेशन रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को घटाता है। इसलिए साफ साफ देख सकते हो, अरे एक ही ऑप्शन तो था, थोड़ा भी दिमाग लगाते आप लोग तो पारा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड एक ही ऑप्शन में है, वो सेकंड ऑप्शन है, और कहीं पारा नाइट्रो वाला है ही नहीं। और जानते हो -M ग्रुप रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को बढ़ाने का काम करता है, और साफ साफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पूछा है, NCERT का ये क्वेश्चन है एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में, जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद ये एग्जाम्पल है, इन टेक्स्ट मुझे लगता है उसी से क्वेश्चन को लिया गया है, तो डायरेक्ट तुम लोग बना सकते हो। पहले ध्यान रखना, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, तो सबसे लास्ट में होगा एसीटोफेनॉन। एसीटोफेनॉन सबसे लास्ट में एक ऑप्शन था सेकंड, एक था 4। उसके बाद सबसे ज्यादा होगा पारा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, क्योंकि -M -I ग्रुप रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि इस कार्बोनिल कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा देता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच करके डिफिशियंसी को बढ़ाता है, डिफिशियंसी को बढ़ाएगा तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी यहां ज्यादा होगा। तो सेकंड आंसर हो जाएगा 128 का। क्लियर है? 128 के बाद आते हैं 129। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, और बताऊं एक बात सीक्रेट, ये क्वेश्चन एक्चुअल में जेई मेन 2025 में पूछा है। इसी बार 2025 में भी जो जेई मेन हुआ है फर्स्ट फेज, उसमें पूछा गया है।
तो सबसे फर्स्ट ये क्या होगा, अरे कुछ नहीं, ये OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल क्लोरीन को रिप्लेस करेगा और X जो बनेगा ना, किसका X, तुम्हारा X, ये बनेगा फिनॉल। और फिनॉल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, कंजुगेटेड डाइकीटोन, तो C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O, और नहीं तो क्या, इसका एक लाइन में आंसर आने वाला था 4। ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। ये फर्स्ट स्टेप का जो रिएक्शन है ये दिया हुआ है हेलो एरिन्स में, हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स में, और ये स्टेप दिया हुआ है फिनॉल का। देखना लास्ट क्वेश्चन यही है, फिनॉल का ऑक्सीडेशन, जहां Na2Cr2O7 या H2SO4 को साथ करते हैं तो ये कंजुगेटेड डाइकीटोन का फॉर्मेशन करता है। और ये आपको 129 का आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 129 के बाद 134, द करेक्ट ऑर्डर पीके वैल्यू फॉर गिवन कंपाउंड इज। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, पीके है, तो पीके का होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ध्यान रखना, इसमें अगर तुमको एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा जाए स्टूडेंट, तो सबसे ज्यादा एसिडिक पारा नाइट्रोफिनॉल, और यही तो है ना NO2 जो पारा पे कह रहा है, पारा नाइट्रोफिनॉल ही तो है। उसके बाद में बातें करूं तो पारा क्रिसॉल ज्यादा एसिडिक होगा। पारा क्रिसॉल कहने का मतलब हुआ पारा पोजीशन पर मिथाइल। उसके बाद अब होगा एसिडिक स्ट्रेंथ वो होगा ऑर्थोक्रिसॉल का, और ये तो एल्कोहल है, एल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से ऑलवेज कम होता है, ठीक है। तो एल्कोहल और फिनॉल में हमेशा ध्यान रखना एसिडिक स्ट्रेंथ एल्कोहल का कम होगा फिनॉल से, भले यहां पे लगा हुआ है मिथाइल या कुछ भी लगा हुआ है। तो मिथाइल क्या शो करता है, +I एज वेल एज हाइपर कंजुगेशन। NO2 क्या शो करता है, -M -I, और ऑर्थो पे भी क्या शो करता है, हाइपर कंजुगेशन एज वेल एज +I। और आपको पता होनी चाहिए कि हाइपर कंजुगेशन मेजोमेरिक इफेक्ट के जैसा ही हाइपर कंजुगेशन जो होता है वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। जितना हाइपर कंजुगेशन ऑर्थो से लगेगा उतना ही हाइपर कंजुगेशन पारा से लगेगा, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ऑर्थो पे +I ज्यादा लगता है और पारा पे +I कम लगता है डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण, इसलिए पारा क्रिसॉल ज्यादा एसिडिक होता है ऑर्थो क्रिसॉल से, ठीक है। और ये तो एल्कोहल है, इसका कंजुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा नहीं, तो सबसे कम एसिडिक होगा। तो पीके का वैल्यू इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो पीके का वैल्यू सबसे कम किसका होगा, पीके का वैल्यू सबसे कम हो जाएगा पारा नाइट्रोफिनॉल का, उसके बाद इसका सबसे ज्यादा होगा इथेनॉल का। वैसे एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे ना, एनसीईआरटी में जाओगे फिनॉल चैप्टर में, तो ऑर्थोक्रिसॉल और पाराक्रिसॉल दोनों का पीके का वैल्यू सेम दिया हुआ है, कितना 10.2। देखना ऑर्थोक्रिसॉल पाराक्रिसॉल दोनों का पीके का वैल्यू 10.2 दिया हुआ है, एनसीईआरटी में जाकर के चेक कर लेना, ठीक है। तो सबसे कम पारा नाइट्रोफिनॉल, अरे एक ही ऑप्शन तो फिर से था, तुरंत पकड़ लेना था, पाराक्रिसॉल ऑर्थोक्रिसॉल इथेनॉल ये सब तो गलत है ना। सबसे कम होगा पीके का वैल्यू पारा नाइट्रोफिनॉल का, एक ही ऑप्शन ऐसा है। फिर देखो पाराक्रिसॉल और ऑर्थोक्रिसॉल का क्या लिखा है, लेस देन या इक्वल टू लिखा है, लेस देन या इक्वल टू लिखा है, क्योंकि एनसीईआरटी डेटा के अकॉर्डिंग और पाराक्रिसॉल ऑर्थोक्रिसॉल दोनों का पीके का वैल्यू 10.2 होता है, ठीक है। और अगर हम लोग थ्योरेटिकली जाते हैं तो कहेंगे पीके का वैल्यू यहां पे थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है मिथाइल का, तो +I कम लग रहा है, यहां +I ज्यादा लग रहा है, थोड़ा एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, तो पीके का वैल्यू ज्यादा होगा, इथेनॉल का सबसे ज्यादा होगा। तो 134 का आंसर सेकंड हो जाएगा। समझ में आ गया, एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल पीके का वैल्यू। अब चले जाना तुम लोग एनसीईआरटी में फिनॉल चैप्टर में, एल्कोहल फिनॉल ईथर में, वहीं का क्वेश्चन ये है, मिल जाएगा तुमको, ठीक है। अब यहां पर 135 लास्ट क्वेश्चन है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज ए कलरलेस गैस। अरे क्या बात करते हैं सर जी, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये सॉलिड के रूप में होता है। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जो है ना, ये कलरलेस गैस गलत कह रहा है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, सॉलिड के रूप में होता है, ठीक है। तो ये असर्शन गलत हो गया। डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इन टैरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। टैरी का मतलब क्या होता है, TARRY टैरी। टैरी का मतलब होता है अनयूजुअल अनवांटेड टेम्पररी प्रोडक्ट। तो बहुत सारा जो एनिलीन है वो बर्बाद हो जाता है इसमें, चाहे तुम डायरेक्ट नाइट्रेशन करो फिनॉल को, चाहे करो एनिलीन का, बहुत सारा फिनॉल या एनिलीन बर्बाद हो जाता है ऑक्सीडाइज करके, अनयूजुअल अनवांटेड टेम्पररी प्रोडक्ट बना देता है। क्या बनाता है उसका नाम भी नोन नहीं है, इसलिए कहा जाता है टैरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। कहने का मतलब हुआ अनयूजुअल अनवांटेड
टेम्पररी प्रोडक्ट ऐसा बन जाता है, इसलिए वहां पर हम लोग पहले इसका एसिटाइलेशन करते हैं, फिर करते हैं नाइट्रेशन, तो बेटर यील्ड होता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में डायरेक्ट तुम पढ़ोगे, लिखा हुआ है जहां पे नाइट्रेशन है वहीं पे लिखा हुआ है कि जब डायरेक्ट नाइट्रेशन एनिलीन का करते हैं तो वहां पे टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनता है। ये सही है रीजन। ठीक है, तो एसर्शन गलत हो गया, रीजन सही हो गया। एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो 135 का आंसर यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट नाइट्रेशन हम लोग करते हैं तो बहुत सारा एनिलीन बर्बाद हो जाता है, अनयूजुअल अनवांटेड टेम्पररी प्रोडक्ट बनता है, उसको हम लोग टेरी प्रोडक्ट कहते हैं। और ये एनसीईआरटी में आपको लिखा होगा जहां पे नाइट्रेशन है, इस तरह से आपको एसर्शन इनकरेक्ट है, रीजन करेक्ट है। ओके, तो ये हो गया। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? 135 के बाद कुछ है नहीं, तो ये सब तो आप लोगों ने समझ लिया, क्लियर हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत? इसी तरह से आप लोग पढ़ते चलो और अच्छे से जहां से क्वेश्चन ये लिया गया है एनसीईआरटी में वहां जाकर के आप लोग पढ़ो। और क्वेश्चन के थ्रू अब पढ़ने का समय आ गया है, तो जो भी क्वेश्चन आपको थोड़ा भी लगता है उसमें कन्फ्यूजन या फिर गलत हो जाता है तो आप एनसीईआरटी में जाओ, उसको ढूंढो। और अगर आप उससे बचना चाहते हो, टाइम और बचाना चाहते हो, तो डाउट में आप लोग आओ, हम लोग डाउट में रहते हैं, पूरा क्लियर करेंगे, जल्दी हो जाएगा सब कुछ। और यहाँ से भी अच्छे से सीखने की कोशिश करो। और क्वेश्चन के थ्रू अब पढ़ने का समय आ गया है तो क्वेश्चन के थ्रू ही ज़्यादा से ज़्यादा सीखो, पढ़ो और एनसीईआरटी को छोड़ना मत। ठीक है, एनसीईआरटी को बार बार रिविजन करते रहो, जहाँ से भी जो लगता है कि थोड़ा कमी रह गया है उसको बार बार पढ़ो, आपको बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। ओके, थैंक यू।